नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी त्रिपल यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीट एग्जाम के लिए सामान्य जागरूकता का 5वां सीरीज आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले हम बता दें कि सामान्य जागरूकता के 4 सीरीज जो है अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में इतिहास हो गया, आपका जो है पॉलिटी का हो गया, और ज्योग्राफी के वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं जो पिट एग्ज़ाम के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए। तो वो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप अनअकैडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आप साइनअप करेंगे। साइनअप करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। जैसे यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है उसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। तो उसके पहले आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारे रेफरल कोड ये आप देख सकते हैं, एग्जाम लर्नर है, इसको आप यूज़ करेंगे तो 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो यदि ये रेफरल कोड आप हमारा यूज करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद एडवांटेज जो है आप देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो इतने सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे। फिर है आपका यूपीपीएससी का और यूपी ट्रिपल सी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी चल रहा है, तो इसे आप जो है ज़रूर लीजिएगा। 12 मंथ का लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और 24 मंथ का लेते हैं तो आपको 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा। और अभी जो है अनअकैडमी पे प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाला है, यानी कि उसके फ़ीस में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आपको करेंट रेट में जो है अभी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो यदि आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो अभी आप जो है जल्दी से ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो 5वां सीरीज़ का जो क्वेश्चन है पहला आज का, कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प से होगा नेकचंद का। नेकचंद द्वारा निर्मित चंडीगढ़ का रॉक गार्डन ये विश्वविख्यात है और इसे नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है, तो यह अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इसके नीचे की पट्टी में मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते ये देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखी गई है और भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, सौरा। सौरा नृत्य ये बुंदेलखंडवासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। तमाशा ये महाराष्ट्र का है। और रौफ हो गया ये जम्मू कश्मीर का है। रौफ कहाँ का है, तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पटेटी किसका त्यौहार है। तो पटेटी ये पारसी लोगों का त्यौहार है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। यह जेरोस्टियन कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष के शुभारंभ पर यह पटेटी त्यौहार मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। तो ये थे अवनींद्रनाथ ठाकुर। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। यामिनी राय ने जो है काली घाट शैली की चित्रकला प्रस्तुत की हैं, जबकि नंदलाल बोस ये ऑप्शन में देख सकते हैं, इन्होंने आधुनिक भारतीय शैली को विकसित किया है। तो पूछा गया है बंगाल शैली का अग्रदूत, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो शास्त्रीय रूप होगा यहाँ ओडिसी। सी विकल्प सही हो जाएगा। ओडिसी ये शास्त्रीय नृत्य है। बाकी लोक नृत्य में जैसे आपका हो जाएगा मोहिनीअट्टम, उसके बाद कथकली, उसके बाद जो है आपका कुचिपुड़ी, ये सभी शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। बांग्ला हो गया, कालबेलिया और पंडवानी, ये सब जो है शास्त्रीय नहीं लोक नृत्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो ये असम का है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भूपेन हजारिका ने असम के सत्रिया नृत्य को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में सन 2000 में मान्यता दिलवाई थी। और अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये आगरा में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी पूछा जा सकता है। तो सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में ये आपका स्थित है। और ये 1963 में जो है लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और 1996 में यह स्वतंत्र संस्था के रूप में भारत सरकार की संस्था बन गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ खेल है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप डी ऑप्शन में हॉकी में दिया गया है 9 खिलाड़ी, जबकि हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया और क्रिकेट, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट तीनों में जो है 11-11 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, कबड्डी और नेटबॉल दोनों में जो है यहाँ पे 7-7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और खो खो में पूछा जाता है कभी कभी, याद रखिएगा खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो और बेसबॉल दोनों में जो है 9-9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में 9-9 खिलाड़ी। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। रोवर्स कप हो गया, उसके बाद डूरंड कप हो गया और संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है। आगा खां कप पूछा जाता है, आगा खां कप, उसके बाद बेटन कप और नेहरू ट्रॉफी, ये हॉकी से संबंधित है। तो याद रखिएगा, यदि रोवर्स पूछा जाए, डूरंड पूछा जाए और संतोष ट्रॉफी पूछा जाए तो ये फुटबॉल से संबंधित है, जबकि आगा खां कप और नेहरू ट्रॉफी, बेटन कप ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल आपको पता है हॉकी है। अगला जो क्वेश्चन है, दंडी बियो ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो नेपाल का ये राष्ट्रीय खेल है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल ये टेबल टेनिस है। क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। कनाडा का आइस हॉकी है, कनाडा का है आइस हॉकी। और श्रीलंका का है वॉलीबॉल, श्रीलंका का वॉलीबॉल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? तो वह है बैडमिंटन। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। जूडो ये जापान का है, जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी ये भूटान का है, तीरंदाजी कहाँ का है? भूटान का। सांड युद्ध ये कहाँ का है? तो स्पेन का है ये राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ खेल मैदान दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आपका सुमेलित जो है डी ऑप्शन नहीं है। यांकी स्टेडियम दिया गया स्कॉटलैंड, तो यांकी स्टेडियम ये आपका स्कॉटलैंड नहीं बल्कि कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और ये बॉक्सिंग खेल के लिए जो है प्रसिद्ध है यांकी स्टेडियम। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है आपका।
बाकी ब्रिस्बेन स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, ब्लैक हीथ स्टेडियम इंग्लैंड में है, वेम्बले स्टेडियम जो है ये लंदन में है। अगला प्रश्न है चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? तो चेपक है चेन्नई में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और मुंबई में है वानखेड़े, आपको पता होगा मुंबई में वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है। दिल्ली में है शिवाजी हॉकी स्टेडियम और ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, और है साल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम जिसको युवा भारती स्टेडियम जो कहा जाता है, और ये कोलकाता में है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये है पटियाला में, सी विकल्प सही हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है NIS। एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है जो कि पटियाला यानी कि पंजाब, पटियाला कहाँ है? तो पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल बताया गया है हॉकी। भारत और पाकिस्तान का दोनों का जो है राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है? तो ये भी आपको बताया जा चुका है, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। इंग्लैंड, रूस और जापान जो ऑप्शन में दिए गए, तो इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है ये भी क्रिकेट है, और रूस का राष्ट्रीय खेल है चेस, और जापान का तो आपको पता ही है जूडो है। अगला प्रश्न है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, तो ये भी आपको बताया जा चुका है वॉलीबॉल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जिसे कहा जाता है एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994 में किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो सिरेमिक सिटी कहा जाता है खुर्जा को। खुर्जा कहाँ है? तो बुलंदशहर में, ये बुलंदशहर जिले में है, और यह सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और इसलिए खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो पहला दिया गया भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची, तो ये आपका सही है। लाख अनुसंधान संस्थान ये रांची में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दिल्ली दिया गया है, तो ये जो है आपका सही नहीं है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये महाराष्ट्र के पुणे में है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र के पुणे में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। तो बाकी सभी सुमेलित हैं, बी ऑप्शन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नागपुर में स्थापित किया गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NEERI, नीरी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ रुड़की जो ऑप्शन में दिया गया है, तो रुड़की में है, रुड़की उत्तराखंड में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है। और लखनऊ में है केंद्रीय चिकित्सकीय और सुगंधित वनस्पति संस्थान, और मुंबई में है भूचुंबकीय संस्थान। तो यहाँ पूछा गया राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो गांधीनगर गुजरात में है ये। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कुफरी में स्थापित किया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुफरी कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लखनऊ में दिया गया है, जो कि गलत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल में है। बाकी जो है सभी सुमेलित हैं। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्थापित है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है, और राजीव गांधी युवा विकास संस्थान पेरम्बदूर में है।
तो बाकी सभी सही सुमेलित है, डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा। पूना में है भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान, पूना में। और यहाँ पूछा गया है केवल भारतीय फिल्म संग्रहालय, तो ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था? तो ये अगस्त 1948 में हुआ था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और वर्तमान में जो है KN व्यास, नाम जो है इनका आप याद रख सकते हैं। वर्तमान में KN व्यास ये जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो ये ललित कला के संवर्धन के लिए समर्पित है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह है संगीत नाटक अकादमी की, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत की नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक का नाम है। बाकी हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, सिलेक्शन डे, ये तीनों जो है चेतन भगत की पुस्तक का नाम है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और द स्ट्रगल इन माई लाइफ, ये दोनों पुस्तक जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी पुस्तक है? तो ये है आंग सान सू की, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये में स्वामीनाथन जो दिया गया ऑप्शन में, इनके पुस्तक का नाम है टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। और विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम है सुटेबल बॉय एवं गोल्डन गेट। और नवीन चावला की पुस्तक का नाम है मदर टेरेसा। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही होगा। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो ये है सचिन तेंदुलकर का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कपिल देव जो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कपिल देव की पुस्तक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, APJ अब्दुल कलाम दिया गया टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। तो अभी हम बताएं आपको, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड ये किसका ये पुस्तक है? तो MS स्वामीनाथन की पुस्तक का नाम है। तो सी ऑप्शन आपका सुमेलित है। बाकी अरविंद अडिगा का है सिलेक्शन डे। आंग सान सू की पुस्तक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। सचिन तेंदुलकर के पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है? तो इसमें डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक हैं शिवानंद। कौन है? तो शिवानंद हैं। बाकी चित्रांगदा, विसर्जन और चांडालिका ये तीनों जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पुस्तक का नाम है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मैन बुकर पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो VM कॉल को अभी तक जो है मैन बुकर प्राइज नहीं दिया गया है। BS नैपाल को इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लिए 1971 में यह पुरस्कार दिया गया था। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए 2006 में दिया गया था इनको मैन बुकर प्राइज। और अरविंद अडिगा इनको 2008 में मैन बुकर प्राइज दिया गया था। व्हाइट टाइगर पुस्तक के लिए अरविंद अडिगा को दिया गया था। VM कॉल को अभी तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिता के साथ मिलान कीजिए। गीत गोविंद, तो गीत गोविंद ये जयदेव की रचना है।
ए का हो जाएगा 4। योग शास्त्र, योग शास्त्र आपको बता दें कि यह जो है हेमचंद का, तो बी का हो जाएगा पहला। फिर है श्रीभाष्य, तो श्रीभाष्य है ये आपका रामानुज का, सी का हो जाएगा तीसरा। बाकी बचा सिद्धांत शिरोमणि, तो ये भास्कराचार्य का है, डी का हो जाएगा दूसरा। 4 1 3 2, तो 4 1 3 2 आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में दिया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको जो है प्रकाश प्रकीर्णन की खोज के लिए 28 फरवरी 1928 को खोज इन्होंने किया था, और इस खोज को रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। और इस महान खोज की ही याद में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इनको 1930 में दिया गया था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। और ये जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी नहीं बल्कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनको कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 में जो है दिया गया था इनको। और मदर टेरेसा को जो है इनको 1979 में ही दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो अभी हम बताएं 1930 में इनको दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अभी तक जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है ये मलयालम कवि अकीतम अच्युतन नंबूदिरी को। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? तो ये तमिलनाडु ने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भूजल स्तर को बचाने के लिए तमिलनाडु राज्य ने जो है वर्षा जल संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य के सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण उपाय अपनाना अनिवार्य बना दिया है। और वर्तमान में जो है पुणे महाराष्ट्र में भी प्रत्येक नई हाउसिंग सोसाइटी को जो है रजिस्टर्ड होने से पहले ही वर्षा जल संरक्षण के उपायों की जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है? तो प्रकृति की किडनी यहाँ पे दलदली भूमि को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनमें जो है लगभग वर्ष भर जल जमाव रहता है, जो कि पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण एवं जहरीले तत्वों के निष्कर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं दलदली भूमि। तो इनको प्रकृति की किडनी कहा जाता है। समुद्र का वर्षावन किसे कहा जाता है? तो ये प्रवाल को कहा जाता है। ये आपका जो लोग टीजीटी जो है दिए होंगे एसएसटी का पेपर, उनमें भूगोल में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रवालों की जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता अत्यधिक होने के कारण ही इन्हें जो है समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। प्रवाल, इसे कोरल भी कहा जाता है। तो या तो प्रवाल रहे या कोरल। कोरल जो है एक प्रकार का जीव है जो एक कोशिकीय शैवाल के साथ सहजीविता में रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, जैविक खेती और जैव विविधता संरक्षण हेतु कौन सा आंदोलन 1987 ईस्वी में चलाया गया था? तो ये था नवधान्या आंदोलन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैविक खेती और जैव विविधता संरक्षण हेतु पर्यावरणविद वंदना शिवा, किसने? तो वंदना शिवा ने जो है, का नाम जो है याद रखिएगा, वंदना शिवा के द्वारा 1987 में नवधान्या आंदोलन चलाया गया था।
अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ये है 68.7%। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछा गया कितना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछा जाता है, यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा 9। उत्तर प्रदेश में कुल 9 सस्य जलवायु क्षेत्र यानी कि एग्रो क्लाइमेट जोन है, जिनमें तराई एवं भाबर क्षेत्र है पहला, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, और चौथा है दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान, पांचवा केंद्रीय मैदान बुंदेलखंड का है, और छठवां जो है वो है उत्तर पूर्वी मैदान, उसके बाद है पूर्वी मैदान एवं विंध्यन क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितना है? 9 है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों जो है ये था आपका सामान्य जागरूकता का 5वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले सामान्य जागरूकता के 4 प्रैक्टिस सेट पेट एग्जाम के लिए जो है अपलोड कर दिए गए हैं। आपको पता होगा पेट के सिलेबस में जो है सामान्य जागरूकता से कुल कितने प्रश्न पूछे जाने हैं? तो 10 प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता से। काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अनअकैडमी पर लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 का बैच 4 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो जो लोग यूपीपीएससी 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है जुड़ सकते हैं। इसमें 12 महीने में जो है आपका प्री और मेंस की संपूर्ण जो है तैयारी करा दी जाएगी। तो 4 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज जरूर कीजिएगा, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जो है जल्द से जल्द इस बैच से जो लोग यूपीपीएससी 2022 की तैयारी करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं।